ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो ये भी एक बैलेंस की मिकदार है कि जितनी कोई चीज एक प्रोसेस के अंदर इंटर हो रही है उतनी ही चीज बाहर निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अज़ी अकेडमी। माई सेल्फ अब्दुल वहीद, यूर केमिस्ट्री टीचर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 10th क्लास की केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स हैं, जिस तरह आप लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स पढ़े होंगे। चलें, चैप्टर नंबर 1 का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम आज के लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, पहले देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या है। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। हम अपने इर्द गिर्द में होने वाले केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कौन कौन से होते हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। फिर हम केमिकल रिएक्शन की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। ठीक है, चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। आपकी बुक वालों ने भी यहां से स्टार्ट किया है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। जब आप इक्विलिब्रियम का वर्ड सुनते हैं आपके जहन में क्या आता होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते होंगे कि इसका मतलब है बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस हम किसी चीज को उस वक्त कहते हैं जब उसमें कोई खलल पैदा ना हो, कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो सबकी इसकी एक सिंपल एग्जांपल जो बुक वालों ने कोट की है, हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक कुदरती फिनोमिना हो रहा है। क्या कुदरती फिनोमिना है? कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके और जो हम उनको पानी लगाते हैं वो पानी को यूज करके सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या होता है कि वो अपनी एक तो खुराक बनाते हैं, खुराक के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इसके बरक्स अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं दिन के वक्त, बल्कि हमेशा एनिमल्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनिमल्स ऑक्सीजन गैस को यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को यूज करने के बाद जो हम खुराक खाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के और एक गैस रिलीज करते हैं जो हम अपनी एक्सपायरेशन के जरिए, सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखें, प्लांट्स की रिलीज शुदा ऑक्सीजन एनिमल्स यूज कर रहे हैं, एनिमल्स की रिलीज शुदा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो अब ये देखें, इन दोनों गैसेस के दरमियान एक बैलेंस नहीं क्रिएट हो गया, एक इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट हो गया कि प्लांट्स की जो रिलीज शुदा ऑक्सीजन है वो एनिमल्स यूज कर रहे हैं, एनिमल्स की रिलीज शुदा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो कोई भी इनमें कोई ऊंच नीच नहीं हो रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जाया हो रही हो या ऑक्सीजन जाया हो रही हो। दिन के वक्त में बात कर रहा हूं, तो ये एक कुदरती बैलेंस की एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं अभी मैं गया, तो दूसरी एक इसकी और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। हम फैसलाबाद में रह रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप फर्ज करें कि फैसलाबाद सिटी के अंदर एक वक्त में 50 गाड़ियां खड़ी हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि 50 गाड़ियां अब फैसलाबाद सिटी के अंदर खड़ी हैं, तो 10 गाड़ियां फैसलाबाद में एक टाइम पे इंटर हो रही हैं और उसी टाइम पे 10 गाड़ियां सिटी से बाहर जा रही हैं। तो मैं आपसे पूछूं क्या कि गाड़ियों की जो 50 तादाद थी तो उनमें कमी बेशी आई है, उनमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो आप कहेंगे तो कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल वो बैलेंस खड़ी हैं। तो ये भी एक बैलेंस की मिकदार है कि जितनी कोई चीज एक प्रोसेस के अंदर इंटर हो रही है उतनी ही चीज बाहर निकल रही है। तो नेट कोई चेंज नहीं आ रहा है। यह भी एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। एक मैं आपको एक और इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये है एक जग, पानी वाला जग जिसमें आप पानी पीते हैं। ठीक है, इसमें इतना पानी भरा हुआ पहले से, तो मैं क्या करता हूं, जग के नीचे से भी एक सुराख कर देता हूं और ऊपर से भी एक सुराख कर देता हूं और ऊपर से पानी में डालना स्टार्ट कर देता हूं। उतना ही पानी है कि जितना नीचे से वो जा रहा है। तो अब जितना पानी ऊपर आ रहा है जग में उतना ही पानी नीचे सुराख से बाहर जा रहा है। तो क्या ये पानी की जो तादाद है इसमें कमी बेशी आई? पानी कम हुआ या ज्यादा हुआ? आप कहेंगे कि पानी की तादाद में कोई चेंज नहीं आया। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है कि जितना पानी जग के अंदर इंटर हो रहा है उतना ही पानी उसी वक्त बाहर जा रहा है। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। चलिए मैं आपको एक फनी सी एग्जांपल देता हूं कि आपकी शादी हो जाती है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होता है कि घरेलू जो मामलात होते हैं कि जो आपकी वाइफ होती है वो कहती है कि ये अपनी माँ की बातें मानता है,
मां कहती है कि ये अपनी बीवी की बातें मानते हैं, जिसको हम रन मुरीद कहते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि कुछ बातें अपनी मां की मानेंगे, कुछ बातें अपनी वाइफ की मानेंगे। तो आप इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करके चलेंगे, इनके दरमियान बैलेंस क्रिएट करके चलेंगे कि ना ही कोई खलल आए, ना कोई कमी बेशी हो। तो कुछ बातें आप अपनी मां की मानते हैं, कुछ अपनी वाइफ की। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो आपके बुक वालों ने सिर्फ पहले स्टार्ट पे इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया है। तो बुक वालों ने एक ही एग्जांपल दी है, मैंने आपको अपने इर्द गिर्द से रिलेटेड एग्जांपल्स दे के आपको इक्विलिब्रियम समझा दिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चीजें आपस में मिलकर कुछ नई चीजें बनाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप चाय तो घरों में सब बनाते हैं। तो चाय किन चीजों से बनती है? आप चीनी, पत्ती, दूध और पानी मिला के उनको आप हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है? आपके पास चाय निकल आती है। तो अब देखिए, आपने ये चीजें आपस में मिलाई, इनको हीट किया और इनके दरमियान कुछ चीज रद्द-बदल हुआ और इनके नतीजे में कोई चीज बन गई। तो ये एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, अब देखें, आपके माहौल के अंदर आपने देखा होगा कि जंग आम जो लोहे की चीजें हैं अगर बाहर पड़ी हो तो उनको जंग लग जाता है। तो जंग में क्या होता है? अब जंग किनको लगता है? लोहे को। लोहे का फार्मूला होता है Fe, आयरन जिसको हम कहते हैं। तो माहौल के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, और आपने देखा होगा जंग उस वक्त लगता है जब लोहा पानी के साथ टच हो और खुली हवा में पड़ा हो। हवा में से ऑक्सीजन लेता है और साथ में वाटर वेपर्स होते हैं। इनके नतीजे में क्या होता है कि जंग का अमल होता है। जंग के नतीजे में आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये इसको हम जंग कहते हैं, जिसको केमिकल की जुबान में कोरेजन कहते हैं, जंग। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल, आप खाना खा रहे हैं, आपको नहीं पता पेट के अंदर जाके खाने के साथ क्या हो रहा है। खाने के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसको हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, कि आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो आपकी खुराक अंदर गई है उसको तोड़ के उनसे एनर्जी हासिल कर रहे हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हैं, एक वो चीज जो आपस में रिएक्शन से पहले मिलती है, एक वो चीज जो रिएक्शन के बाद आपको मिलती है। तो इन दोनों को केमिस्ट्री की जुबान में अलग अलग नेम दिया गया है। तो ऐसी चीजें जो केमिकल रिएक्शन से पहले आपस में मिले उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब ये केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने चाय वाली एग्जांपल दी, तो केमिकल रिएक्शन से पहले आपके पास कौन सी चीजें थी? चाय थी, आपके पास दूध था, पत्ती थी, चीनी थी, पानी था। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की एग्जांपल है। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी चीज, जब उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गया, आगे आपके पास चाय आ जाती है, तो चाय आपकी प्रोडक्ट है। तो एक दूसरी तरफ क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स, जो आफ्टर केमिकल रिएक्शंस आपस में मिलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से पहले जो चीजें आपस में मिल रही हैं, आप गौर करें तो उनकी अपनी अपनी खसूसियात है। ठीक है, जो चीजें मिलने से पहले अपनी खसूसियात हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद जो नई चीज बनती है उनकी अपनी खसूसियात होती हैं, वो अपनी नई खसूसियात के साथ बनती है। तो सिंपल एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे वाटर, आप H2O, तो ये कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, इनकी तरफ आपने नहीं जाना, जो कैटालिस्ट वगैरह इनकी तरफ नहीं आपने जाना। H2O और ऑक्सीजन आपस में मिली तो H2O बन गया। अब इनको आप बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो अब देखें, ये रिएक्शन से पहले ये चीजें आपस में मिल रही हैं तो ये रिएक्टेंट्स होंगे, और आफ्टर केमिकल रिएक्शंस जो चीजें नई बन रही हैं वो क्या होंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपकी बुक वालों ने एक एग्जांपल दी है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलती है, तो उनके नतीजे में क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। ये हैं रिएक्टेंट्स आपके, और इन रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो चीज बनती है ये है प्रोडक्ट। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की तरफ, कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स हैं। वैसे बेतहाशा टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी बुनियाद पे केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स
जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान जो डिफरेंस है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर साल ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या फर्क है। या इसके अलावा ये रिएक्शन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है क्वेश्चन की। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इनके एग्जांपल दें, इनकी खसूसियात लिखें। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी एग्जांपल दें, खसूसियात लिखें। तो ये हम डिस्कस करते हैं अभी। अब देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल जहां पे वर्ड इर आ जाए ना, इसका मतलब होता है जो आगे वाला जो आपके पास वर्ड है उसका ये उल्ट होता है। एक चीज है रिवर्सिबल, रिवर्स हो जाना किसी चीज का। ये है इरिवर्सिबल, ऐसी चीज जो रिवर्स ना हो। अब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट मिलके सिर्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकती। फिर मैं आपको चाय के एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आप फेमिलियर है उस एग्जांपल से। आपने सारी चीजें मिला के चाय बना ली, अब ये एक रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए। अब मैं आपसे कहूं कि आप चाय से वापस दूध निकालें, ठीक है, या चीनी अलग करें, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं आ सकते। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इनकी कुछ खसूसियात हैं। खसूसियत यह है कि इनको जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उनको हम सिंगल एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी एक खसूसियत होगी। दूसरी खसूसियात, अब देखें जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट आपस में मिलना स्टार्ट हो गए, रिएक्टेंट मिलते गए आखिरकार एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट शुदा रिएक्शन है, कंप्लीटेड रिएक्शन है, ठीक है। ये एक इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। इसकी एग्जांपल जो आपके बुक वालों ने डिस्कस की है, कि जो पहले भी मैंने लिख दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाएं, इसके नतीजे में वाटर बनता है। तो वाटर से आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाते, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की टाइप है, एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे है रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल इसका उल्ट। ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिएक्टेंट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, हालांकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आप घरों में अक्सर फ्रिज के अंदर बर्फ जमाते हैं, तो बर्फ से पानी निकल आता है, बन जाता है। अगर आप धूप में रखें और पानी को फिर आप ठंडा करें, बर्फ बन जाती है। फिर मैं कह रहा हूं ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे चीजें आपस में रिवर्स होती हैं, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। आपने बर्फ से पानी बनाया और पानी से फिर बर्फ, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको रिवर्सिबल टर्म समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपके बुक वालों ने जो एग्जांपल कोट की है, वो दो एग्जांपल आपकी बुक वालों ने कोट की हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। एक ये है कि आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिलाया, इनके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को आप अलग से रखेंगे और उसको हीट करेंगे, वो डीकंपोज होकर हाइड्रोजन अलग निकल आएगी और आयोडीन अलग निकल आएगी। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट वापस में मिलकर रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब इसकी खसूसियात देख लेते हैं। अब देखें, आपने गौर किया होगा कि ये इन रिएक्शन को मैंने डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रहे हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आ रहे हैं। तो एक खसूसियत ये होगी कि हम इनको डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी खसूसियत, अब देखें, जितने रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे? नहीं होंगे। तो इनको हम इनकंप्लीट रिएक्शन भी कहेंगे। ये भी इसकी खसूसियात है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात क्या हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो आपसे ये पूछा जाता है। एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं कि किन रिएक्शंस में कंप्लीशन होती है, कंप्लीट हो जाते हैं, वो होंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, और कौन से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, वो होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। आगे हम देखेंगे, आपकी बुक का चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर लागू होता है। इरिवर्सिबल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। तो हम आगे चैप्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे नंबर पे होंगे रिवर्स रिएक्शन। ये दोनों पार्ट हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के, ये आप याद रखिएगा, रिवर्स रिएक्शन। अब देखें,
फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन आयोडीन वाली एग्जांपल कोट करूंगा क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है कि आपने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को मिक्स किया तो नतीजे में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है। अब देखें जी आगे की तरफ बढ़ रहा है रिएक्शन, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोडक्ट आए तो ये प्रोडक्ट अगर वापस आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना दें तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को हम अलग से हीट करें तो क्या होगा, नतीजे में हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस निकल आएगी। अब इनकी भी कुछ खसूसियात हैं। कौन सी खसूसियात हैं? अब देखें, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। ये आप एक खसूसियत इसकी हो गई कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कहां से कहां प्रोसीड करते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसकी दूसरी खसूसियत, जब आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया है, केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ने आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाने हैं वो वेरी फास्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, ये स्टार्ट की बात कर रहे हैं, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वेरी फास्ट होता है, ठीक है। तो और आहिस्ता आहिस्ता, अब देखिए जब रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट की कुछ मिकदार बनेगी वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट वापस रिवर्स रिएक्शन करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज रेट होगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इसकी कुछ खसूसियात हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की खसूसियात बयान करें, मैक्रोस्कोपिक खसूसियात जिनको आप बड़े पैमाने पे देख सकते हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं खसूसियात को। और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं रिवर्स रिएक्शन की। इनमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखें, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, जैसे हमने कहा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का स्टार्ट में रेट क्या होगा, वेरी फास्ट। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, आपके पास कोई प्रोडक्ट है नहीं है, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो वेरी स्लो होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। स्टार्ट पे नेग्लिजिबल, इसको मैं लिख देता हूं। तो फिर क्या होगा, जब कुछ प्रोडक्ट बनेंगी, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, प्रोडक्ट वापस में रिएक्टेंट में जाना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर्स रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम को एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ये मैं ग्राफ ले लेता हूं, इस तरफ मैं ले लेता हूं टाइम, ठीक है, रिएक्शन है, आपने इस साइड पे रिएक्शन रेट लिखा हुआ है, रिएक्शन रेट, ठीक है। अब स्टार्ट पे देखें, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मैंने कहा कि वो स्टार्ट पे क्या होता है, वेरी फास्ट, तकरीबन फास्ट होता है, और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। जैसे ही टाइम आगे गुजरता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट का मतलब होगा कि टाइम के साथ साथ रिएक्शन में क्या तब्दीली आ रही है, टाइम के साथ रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जहां पे भी वर्ड रेट आए उसको आपने टाइम के साथ बोला करना है। अब देखें, स्टार्ट में क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट है, तो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मेन केमिकल इक्विलिब्रियम जनरल तौर पे हम इसको कहते हैं, और इसका दूसरा नेम है डायनामिक इक्विलिब्रियम भी। और इस जगह ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। ये 2 नंबर का सवाल तकरीबन हर साल पूछा जाता है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। अब आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन के स्टार्ट होने पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो वेरी फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट नेग्लिजिबल होगा, और जैसे ही टाइम गुजरेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाए, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आपकी बुक वालों ने इसकी डेफिनेशन लिखी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाए लेकिन रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट हो जाए। अब देखें, ये रिएक्शन है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडीन वाला,
अब देखें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट वापस में मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा? ऐसे आपको नजर आ रहा होगा कि रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, हालांकि रिएक्शन में चेंज आ रहा होता है। तो इनका लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन ही है, आयोडीन ही है, हाइड्रोजन आयोडाइड, कंपोजिशन इसकी सेम रहती है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसकी मैक्रोस्कोपिक खसूसियात देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।